बैठिए। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम शिवांगी कसौदन है और शैक्षिक अर्हता की बात मैं अगर करूं तो 2010 में मैंने स्नातक किया है अर्थशास्त्र में और 2012 में मैंने परास्नातक किया है अर्थशास्त्र विषय से ही। 2014 में मैंने बीएड किया हुआ है और 2012 से 2018 तक मैंने प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और स्केचिंग एंड मेडिटेशन मेरी हॉबी है सर। कब आपके मन में आया पहली बार कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है? डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहती हूँ जी सर। या डिप्टी एसपी? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी एसपी आपने दूसरे नंबर पे रखा है? नहीं सर, थोड़ा सा और नीचे रखा हुआ है। क्यों? सर मेरा रुझान शुरू से प्रशासनिक कार्यों की तरफ रहा है, इसलिए मैंने उसको प्राथमिकता दी है। चलिए, पहली बार कब आपके मन में आया? सर ये लगभग 2020-21 के आसपास मन में आया कि मुझे इस ओर भी जाना चाहिए। नहीं, आपने ग्रेजुएशन 2010 में किया है ना? जी सर। और फिर 10 साल बाद आपके मन में आया डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए। 10 साल तक क्या कर रही थी? सर 2012 से 2018 तक मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की हुई है शिक्षक के रूप में। फिर 2019 में मेरा विवाह हो गया और 2020-21 मैंने 2 साल लगभग अपने परिवार को देने का निर्णय किया था कि नए माहौल में थोड़ा सा परिवार को समझ सकूं और उनके साथ तालमेल अच्छा हो जाए। फिर 2021 में मैंने पूरी तरह से निर्णय लिया कि मैं सिविल सेवा की तरफ जाना चाहूंगी और पूर्णतः समर्पित होकर तैयारी की सर। नहीं, हमें तो हैरत ये हो रही है कि फिर प्राइवेट टीचिंग की तरफ आपने क्यों रोक किया? क्यों करने लगे प्राइवेट टीचिंग? आपके मन में तो सर इसके 2 कारण हैं। सर जो शुरुआती दौर में अपने करियर के शुरुआती दौर में मेरा रुझान टीचिंग की ओर ही था और इसीलिए मैंने बीएड भी किया और शिक्षण कार्य भी किया। सर दूसरा कारण यह भी है कि उस समय मुझे सिविल सेवा के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वहाँ पे सिविल सेवा मतलब वो बिजनेस क्लास फैमिली है, तो वहाँ पे ये सिविल सेवा के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी। फिर जब टीचिंग में मैं गई वहाँ पे मेरा एक्सपोजर बढ़ा, मुझे नई नई चीज़ों के बारे में पता चला, तो मेरे मन में सिविल सेवा का एक ये था कि मुझे मौका मिला तो मैं जरूर एक बार इसमें ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। बिजनेस आपका कौन सा है? सर पापा का एक छोटा सा व्यापार है, लोहे का काम है। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है? ठीक से? जी सर। ठीक से पढ़ा है? अच्छा सर, बी और एमए दोनों किया हुआ है। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? सर ये अयोध्या में है। ये नाम तो नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी? पूरा नाम बताइए ठीक से विश्वविद्यालय का। सर मेरी जानकारी तो यही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अच्छा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ना तो व्यर्थ हो गया। डिप्टी कलेक्टर अगर आप बने, टीचिंग करती तो ये काम आता। डिप्टी कलेक्टर बनेंगी तो इसकी उपयोगिता तो खत्म। सर मुझे लगता है कि सर डिप्टी कलेक्टर बन के भी मैं इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकती हूँ प्रशासन में। जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने उत्तर प्रदेश, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना है वो आर्थिक मार्गों से ही होकर ही गुजरता है। और सर जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो निवेश और अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए इनको बेहतर तरीके से समझ सकता है। डिप्टी कलेक्टर के लेवल पर कहाँ निवेश और इन सब की बात आती है? डिप्टी कलेक्टर को सीधे बता दिया जाता है ये काम करो, वही काम आपको करना रहेगा तहसील में। जी सर। रोज लोगों से नोक झोंक आपाधापी, उसमें इकोनॉमिक्स की बात कहाँ आएगी? सर ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम रहेगा। जी सर। सर मुझे लगता है कि अगर आप निवेश अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो जब सुदृढ़ कानून व्यवस्था होती है तभी निवेशकों का विश्वास बनता है और वे उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे औद्योगिक विकास होता है, स्थानीय रोजगार सृजन होता है। और जो लोगों की बात है सर वो भी मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। जी, मतलब आप एसडीएम बन करके ये काम करेंगे कि आपकी तहसील में इन्वेस्टमेंट हो, ये आप कहना चाहते हैं? जी सर, मैं जिस क्षेत्र में रहूंगी वहाँ पे आर्थिक विकास हो, स्थानीय रोजगार सृजन हो। मुख्यमंत्री जी की तरह आपको सिंगापुर और जापान की यात्रा करनी पड़ेगी बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आने के लिए।
सर वो तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, पर हाँ मेरे स्तर पर रहकर जो मेरे कंट्रोल में या मेरे अधिकार क्षेत्र में जो चीजें होंगी, मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं उसे अच्छे से लागू करूं। ठीक है, कुछ एक अपनी जो है स्ट्रेंथ बता दीजिए आप। सर मुझे लगता है कि डेडिकेशन, मैं जो भी काम लेती हूँ उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करती हूँ, अंत तक उसमें लगी रहती हूँ, बीच में नहीं छोड़ती हूँ। कुछ एक वीकनेसेस? सर वीकनेस थोड़ा पढ़ाई के दौरान ही मैंने महसूस किया कि कई बार मैं ओवर टारगेट बना लेती हूँ और जो पूरे नहीं होते तो थोड़ी सी निराशा कई बार हो जाती है, पर अब मैं उसके लिए रियलिस्टिक अप्रोच। टारगेटिंग ही है ना, इन्वेस्टमेंट ले आएंगे अपनी तहसील में आप। सर उसका एक फायदा यह भी है कि जब आप ओवर टारगेट बनाते हैं तो आप एंड गोल तक भले ही ना पहुंचे, पर आप काफी हद तक उसमें सफल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी सफलता की शुभकामना। सर अर्थशास्त्र, एक दो अर्थशास्त्रियों का मैं नाम लेता हूँ जी सर, उनके कंट्रीब्यूशंस पर आप प्रकाश डालिए दो दो लाइन में। ठीक है सर। एक तो माल्थस की क्या थियरी है? सर माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, जनसंख्या नियंत्रण का। माल्थस का ये कहना था कि जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि जो संसाधन है या जो खाद्यान्न है वो अंकगणितीय विधि से बढ़ते हैं। और प्रकृति की एक भार की क्षमता होती है, अगर जनसंख्या उससे अधिक होती है तो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ के द्वारा तो अगर ये कहा जाए कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेरित करने में माल्थस की इस थियरी का बड़ा भारी योगदान है, तो क्या ये कथन सही है? सर कुछ हद तक तो सही लगता है, क्योंकि जब भी जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उनका जो कुशल उपयोग है वो नहीं हो पाता, संसाधनों पर दबाव पड़ने लगता है, तो जिससे उन्हें आधारभूत जो चीजें मिलनी चाहिए। एक और इकोनॉमिस्ट हैं जिनका उल्लेख मार्क्स ने किया है, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ जी सर, एंड डेविड रिकार्डो, इन दो लोगों को उसने एक्नॉलेज किया है। क्या है इनकी थियरी? सर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और इन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की थी कि मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं वो अपने आप संतुलन बना लेती हैं और मूल्य निर्धारण होता है इससे, और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिकार्डो का क्या है थियरी? सर मैं क्षमा चाहूंगी, रिकार्डो मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। नहीं, लेबर लॉ में कुछ इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है क्या? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ सर जहाँ तक मैं थोड़ा सा रिकॉल कर पा रही हूँ तो भूमि से रिलेटेड कुछ उन्होंने, भूमि की उत्पादकता से संबंधित सीमांत उत्पादकता शायद उन्होंने कोई सिद्धांत दिया है। सर मैं बहुत नहीं याद कर। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र नाम से ही एक पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखा है? सर ये कौटिल्य जी ने लिखी है। तो कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है वह मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जिसको आप पढ़े हैं वही है या उससे डिफरेंट कुछ है वो? सर जो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी है वो सर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें सिर्फ अर्थशास्त्र की बात नहीं है, उसमें प्रशासन और राजनीति से संबंधित सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो इस संदर्भ में तो माने उनकी दृष्टि में अर्थ में प्रशासन और राजनीति यह भी आती है अर्थ के अलावा। जो इकोनॉमी है उसके साथ साथ पॉलिटी भी उसमें समाहित हो जाती है। तो कौटिल्य की सोच ठीक है या आपकी दृष्टि में गलत है वो सोच? सर गलत ये नहीं है, क्योंकि पहले जो है अर्थशास्त्र को भूगोल का ही अंतर्गत या अन्य विषयों से संबंध के अंतर्गत दर्शन शास्त्र में ही माना जाता था, बाद में ऐसा अलग किया है। और क्योंकि सारे विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए होता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक थियरी दिया, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमी, इवन स्टेट एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये सब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से गवर्न होते हैं। जी सर। तो अगर इसको मॉडर्न थिंकर को एक तरफ रखें, एक तरफ कौटिल्य को रखें, तो ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने 3000 साल पहले ये बात सोच लिया था। जी सर। हाँ जी। तब कोई अगर ये कमेंट करता है दैट कौटिल्य इज मैकियावेली ऑफ इंडिया, जी, तो वो सही स्टेटमेंट दे रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है? सर सही है, भारत का मैकियावेली उन्हें कहा गया है,
नहीं, मेरा अपना विचार यह है कि उनको कहना चाहिए दैट मैकियावेली इज कौटिल्य ऑफ इटली। ये और अच्छा होता, क्योंकि वो तो हजारों साल पहले हुए थे कौटिल्य। जी सर। मैकियावेली तो कब का है, वो 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी का है। सर मैं से देख लूंगी, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट एक विजेता का स्टेटमेंट है जो विजित के ऊपर जबरदस्ती अपनी बात को थोप रहा है। जी सर। अदरवाइज कौटिल्य जो हैं वो हजारों साल पहले मैकियावेली से हुए थे। जी सर। मार्क्स से हजारों साल पहले हुए थे। तो इन लोगों को कौटिल्य को एक्नॉलेज करना चाहिए। जी सर। ऐसा आप सोचते हैं? जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, प्लानिंग इज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप स्टेटमेंट को? मैम मुझे लगता है कि जब भी हम कोई कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो सबसे जरूरी होती है उसकी योजना बनाना, क्योंकि अगर किसी योजना को हमने सही तरीके से बनाया है तो ऐसा कहा जाता है कि वो आधी सफलता उसी से मिल जाती है, क्योंकि उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका मार्ग हमें समझ में आ जाता है। आपने इकोनॉमी परस्यू किया है तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या आप इन तीनों के बीच का अंतर समझा सकती हैं? मैम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का हिंदी CAR। ओके मैम, SLR और CRR तो मैं कॉल कर बताइए। SLR और CRR मैम, SLR जो होता है उसमें आप सरकारी प्रतिभूतियों को भी रख सकते हैं। ये रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंकों को अपने पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रखना होता है या निवेश रखना होता है उसके बारे में है। जो CRR होता है उसे सिर्फ कैश में रखना होता है, जबकि SLR में सरकारी प्रतिभूतियों को में भी रखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? यस मैम, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के हमें चीज़ों को समझने की समझ प्रदान करता है, जैसे एक फर्म या एक व्यक्ति से संबंधित जो भी होगी या किसी क्षेत्र विशेष में जो रोजगार की संभावनाएं हैं इस प्रकार। और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो अर्थव्यवस्था की एक पूरी पिक्चर देता है, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? मैम संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। मैम संविधानवाद में जो समझ पा रही हूँ कि संविधान में जो निहित मूल भावना है उसका पालन होना चाहिए, ना कि केवल नियमों का। उसको संविधानवाद कहेंगे। और संवैधानिक नैतिकता संविधान के द्वारा जो एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है या समाज से अपेक्षा की जाती है कि वो नैतिकता अपनाए, उसको संवैधानिक नैतिकता कहेंगे। ठीक है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? न्यूज़पेपर सर जनसत्ता। एडिटर कौन है जनसत्ता के? सारे सर इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे, मैं देख लूंगी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, एक अमेरिकी फरमान है कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। जी सर। है ना? तो आप उचित मानती हैं इसके फरमान को? सर अमेरिका जो है प्रभुत्व दिखा रहा है कि कौन किससे खरीदे तेल और किससे नहीं, पर जहाँ तक भारतीय विदेश नीति की बात है वह हमेशा नेशन फर्स्ट को रखता है और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि जैसा ट्रेड डील में भी अमेरिका ने बोला था कि भारत रूस से तेल आयात नहीं करेगा, पर भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था कि रूस से तेल आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत ने ये कहा था कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को और तेल आपूर्ति और तेल के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। अभी भारत फिर चुप है, जबकि भारत की संप्रभुता का मामला है। सब मुझे जो चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप है, विदेश मंत्री चुप है, भारत चुप है, कि कैसे आप बोल रहे हैं हमें? सर मुझे लगता है कि भारत सरकार कभी भी अतिवादी स्टेटमेंट नहीं देती है। नहीं, अतिवादी क्या है, ये तो कुछ तो बोलना चाहिए ना इस पर। जी सर, पर जैसे सारी दुनिया को लग रहा है दादागिरी कर रहा है ट्रम्प। सर मुझे तेल आयात करते हैं हम लोग अपनी जरूरत का? सर 85% लगभग। ठीक है, 88% करते हैं। 5 दिन के युद्ध के बाद 11% तेल के दामों में वृद्धि हो गया।
कितना लंबा चलेगा ये युद्ध भी? सर अभी इसकी कोई आशंका नहीं जताई गई है, कुछ हफ्तों चलने की तो बात की गई है कि कुछ हफ्ते चलेंगे। चल सकता है, कुछ महीने तक चल जी। सकता है। एक अप्रीहेंशन है कि ये युद्ध चलता रहेगा सितंबर तक। क्या लगता है तब तक क्या स्थिति हो जाएगी? कितना दाम बढ़ जाएगा तेल का? सर जो अनुमान लगाया गया है वो 75 रुपए प्रति बैरल से बढ़कर के 100 रुपए प्रति बैरल तक जाने की बात की गई है। बाकी सर अगर युद्ध लंबा चलेगा तो इसका अनुमान मुझे नहीं लगता कि अभी लगाया जा सकता है। कुर्द विद्रोहियों के बारे में कुछ आइडिया है? सर थोड़ा सा अगर आप अनुमति दें हाँ तो। बताइए। सर ये अफगानिस्तान के आसपास। अफगानिस्तान के आसपास? नहीं सर, मैं क्षमा चाहूंगी सर, ईरान से संबंधित है। ईरान, इराक, सीरिया और एक देश का नाम लीजिए। कुवैत। सॉरी सर, ये मैं श्योर नहीं हूँ कुर्दिस्तान सर। की डिमांड कर रहे हैं। जी। तभी ये भी सुनने में आया है कि इस युद्ध में कूदने वाले हैं किसी की सर पर। किसकी सर पर और किसके विरुद्ध ये कूदने वाले हैं युद्ध में? सर मैं अगर आप अनुमति दी तो बताइए। लेबनान है शायद। लेबनान के जो हिजबुल्ला है वो ईरान के समर्थन में है और अटैक कर रहे हैं इजराइल पे। हिजबुल्ला का मामला तो अलग है, ये तो इजराइल पर करेंगे जी। ये ईरान पर करेंगे कुर्द विद्रोही। सर मुझे अनुमान ईरान नहीं है, के मैं देख अगेंस्ट। लूंगी इसको। ठीक है, B1, B2, B52 आपने सुन रखा होगा। ये बम सर अमेरिका ने इस्तेमाल किया बम बरसाने में ईरान के ऊपर। सॉरी सर, जानकारी नहीं मुझे इसकी। नहीं आइडिया। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। जा सकती हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपको? सर कुछ जगहों पे जवाब नहीं दे पाई, शायद और अच्छे से देखना है। और देखना है? सर फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, कुछ जैसे आपने पूछा उसके बारे में जानकारी नहीं थी। कितना अंक देंगी अपने आप को आप? सर वो तो आप बताइए। नहीं तो ठीक है, आप बताइए। आप सर 60 to 65 के आसपास। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 65 प्लस की है। 65 प्लस 70, 72, 75 मैक्सिमम मिलता है। जी। बोर्ड बहुत इम्प्रेस हो जाए किसी बात पे तो 75 दे सकता है, बट आप डिजर्व करती हैं 65 प्लस के लिए, 70 के आसपास का। ठीक है सर। बस एक तो जब इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आपको नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र ये नहीं बताना है। ठीक है सर। आपने बताया तो ये मत बताइएगा वहां पर। ठीक है सर। ठीक है। और अभिवादन भी जैसे आपने किया तो सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, बोर्ड को एक बार में कर सकती है। ठीक है सर। जो चेयरपर्सन होंगे उनकी। हाँ, चेयरपर्सन की तरफ आप फेस करके करिए, बट आप चाहें तो आई कांटेक्ट तो आप सबसे कर ही सकती हैं। ठीक है। एक बार आप घुमा लें सबकी तरफ। कोई लेडी मेंबर है तो आप अलग से कर सकती हैं। ठीक है सर। बाकी 4 लोग हैं तो रोबोटिक लगता है सबको अलग अलग करना। ठीक है सर। जाते समय आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने थैंक यू बोला और एक बार में पूरे बोर्ड को बोल के गई। ठीक ऐसे जब आइए तब आपको करना है। ठीक है सर। बाकी आपका सिटिंग पोस्चर ठीक है, स्पीच मैनरिज्म ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, अप्रोच और एटीट्यूड ये दोनों आपका पॉजिटिव, मेंटली आप अलर्ट हैं। ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर आप बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं। तो 70, 72 ये मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। ऐसे तो सारा दारोमदार है, मेंस में आपने क्या कमाल किया है। जी 1500 जी। यहाँ आप अच्छा मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है। न्यूज़पेपर सलाह के नाम पर आप कब है 9th को? जी परसों ही है सर। हाँ, तो न्यूज़पेपर कल भी देखिए और 9th की सुबह का न्यूज़पेपर आप देख कर जाइए। जी सर। ठीक है, शुभकामना। हम लोग डिप्टी कलेक्टर आप बने। थैंक यू सर। मैम यूनिफॉर्म ठीक है सर? एकदम ठीक, बहुत अच्छी। सोबर है, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक यू सर।